राष्ट्रपति जिनचेन की आवाज लोहे की तरह कांपी। आज से प्रत्येक सांस संघर्ष की होगी। आगे का मार्ग तलवारों के जंगल से होकर गुजरेगा। वूलू और वूरू ने अपनी तलवारें चमकाते हुए एक रक्त रंजित शर्त रखी। जो अधिक शत्रुओं का सिर धड़ से अलग करेगा, विजेता कहलाएगा और पराजित को डवांगशान की चट्टानों पर अपने प्राणों की बलि देनी होगी। जिनचेन ने इसे अविवेक बताया, परंतु उनके योद्धाओं के हंसी युद्ध के मैदान में गूंज उठी, मृत्यु के सामने एक अदम्य उल्लास फैलाते हुए। हुवेई की आंखों में चमक थी। उसने देखा कि हर सैनिक ने इस पवित्र भूमि को अपनी अंतिम शैया के रूप में स्वीकार कर लिया था। तभी महल के विशाल कपाट कराहते हुए खुले और रक्षा पलटन के कप्तान ने गर्जना की कि सम्राट की सीधी आज्ञा है, तत्काल पीछे हटो। वूलू और वूरू का मन संदेह से भर उठा, किंतु आज्ञा अटल थी। उन्होंने बंदरगाह की ओर कूच किया, जहां जहाजों पर सवार होकर नए संकल्प की प्रतीक्षा करनी थी। हुवेई ने विश्लेषण किया, सम्राट दक्षिण की ओर नई शक्ति संगठित करने जा रहे हैं। मार्ग में जिनचेन की नजर एक उल्टी पड़ी शत्रु नाव पर पड़ी, जिस पर अब भी शत्रु राष्ट्र का झंडा लहरा रहा था। एक घायल धावक लहूलुहान होकर आया और गिड़गिड़ाया, 500 क्रूर सैनिक सम्राट के जहाज का पीछा कर रहे हैं। हुवेई तुरंत समझ गया, सम्राट स्वयं उस जहाज पर हैं। उसने तलवार निकाल ली। गोल्डन जुन और उसके शेरों ने आक्रमण किया, दुश्मन की पंक्तियों को चीरते हुए रक्त की नदियां बहा दी। 2 शत्रु कप्तान गुरिल्ला शक्ति से सजे वूलू के हाथों मारे गए। उसकी घंटी ने एक की खोपड़ी और दूसरे के कंधे को चकनाचूर कर दिया। गोल्डन जुन ने जहाज के कप्तान से पूछा, क्या सम्राट सुरक्षित है? उत्तर ने सभी के हृदय ठंडे कर दिए। सम्राट ने युवा सम्राट को सुरक्षा में भेजने का आदेश दिया है। इसका अर्थ था, वरिष्ठ सम्राट ने स्वयं को बलिदान के लिए तैयार कर लिया था। रात के काले आवरण में वे आगे बढ़े। प्रभात होते ही पहाड़ियों पर शत्रु सेना की छाया दिखी। गोल्डन जुन ने रणनीति बनाई, मैं और मेरे योद्धा इन्हें रोकेंगे, बाकी युवा सम्राट की रक्षा में तैनात रहें। पहाड़ियों पर भीषण संघर्ष छिड़ गया। ज़ेन शान ने एक शत्रु कमांडर की चोटी काटकर उसे अपमानित किया, जबकि गोल्डन जुन के तीर आकाश में बिजली की तरह चमके। युवा सम्राट के जहाज पर एक अचानक भाला आकाश से गिरा। उसकी चोंग यून की सेना ने घात लगाया था। संरक्षकों ने तुरंत ढालों की दीवार खड़ी कर दी। वाई चोंग यून सामने आया, एक विश्वासघाती मुस्कान के साथ, आत्मसमर्पण करो और मैं तुम्हें सम्राट के समक्ष महत्वपूर्ण पद दिलवाऊंगा। परंतु उसने अचानक अपना छुरा घोंप दिया। रक्षक के पेट से रक्त की फुहार निकल पड़ी। किंतु तभी वूलू की गुरिल्ला शक्ति चमकी। उसने अपनी घंटी से चोंग यून की पीठ को तोड़ डाला। केवल शब्दों से नहीं लड़ा जाता। वूलू और वूरू गर्जना करते हुए दुश्मनों में घुस गए। चोंग यून मरते हुए हुवेई को आदेश दे पाया, सेना वापस बुलाओ, ये राक्षस हैं। हुवेई ने पीछे हटने की घोषणा की, पर वे अपनी कुल्हाड़ियां आगे फेंकते हैं, सामने के दुश्मनों का सफाया करते हुए। एक सिपाही जिसकी छाती में कुल्हाड़ा धंसा जमीन पर पड़ा है, सिर्फ इतना देख पाता है कि एक घोड़ा उसकी खोपड़ी पर पैर रख देता है। बस तरबूज की तरह फूट जाती है वो खोपड़ी। लड़ाई जारी है, लेकिन बंदरगाह पर वुंगसोम और उसके साथियों ने भी अपना मोर्चा संभाल रखा है। थके हुए वुंगसोम को घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है। दोस्त या दुश्मन, फिर दिखता है उसे जिनचान। महान दूत आ गया है, वो गरजता है। जय जयकार फूट पड़ती है। जिनचान रुकता नहीं। तांग सेना सर पर आ रही है, वो दहाड़ता है, जहाज़ों पर चढ़ो, अभी, ऐसे भागो जैसे पैरों में आग लगी हो। वे सब जहाज़ों पर कूद पड़ते हैं। जब तांग सेना किनारे तक पहुंचती है, तब तक जहाज लहरों को चीरते हुए बहुत दूर निकल चुके होते हैं। खुले समुद्र में जिनचान अंततः युवराज के सामने खड़ा होता है। वो बच्चे को देखता है। इसका नाम क्या है? रक्षक कप्तान गंभीरता से बोलता है, महाराज यूलिया ने नाम रखा है, युलजी। और महाराज का अगला आदेश क्या था? जिनचान दबाव डालता है। कप्तान चुप रह जाता है, उसकी आंखें नीची। मेरा भाई कहाँ है? जिनचान की आवाज तनी हुई सी लगती है। बिना एक शब्द कहे कप्तान अपने कवच से एक मोहरबंद पत्र निकालकर देता है। जिनचान का दिल बैठ सा जाता है। वो समझ गया। युलजी को एक सेवक को सौंपकर वो मोहर तोड़ता है। पत्र यूलिया का अंतिम आदेश था, इस बच्चे और बचे खुचे लोगों को ले जाओ, बहुत बहुत दूर चले जाओ और शांतिपूर्ण जीवन जियो। इस युद्ध ने मुझे थका दिया है। यह एक बड़े भाई की अंतिम प्रार्थना है, कृपया इसका सम्मान करना। जिनचान के भीतर क्रोध उबलने लगता है। जिस आदमी को मैं कभी भाई कहने का साहस नहीं जुटा पाया, वो अब अपने आप को वो कहता है और मुझे भागने को कहता है। वो कप्तान की ओर मुड़ता है। प्योंगयांग किले पर क्या बीती? कप्तान चुप रहता है, सिर झुकाए। बोलो, जिनचान चीखता है।
जवाब देने के बजाय कप्तान घुटनों के बल गिर जाता है, आंसू बहाते हुए मौत की भीख मांगने लगता है। क्रूर सच जिनचान पर भारी पड़ता है। अपने भाई की तरह ही वंश का अंतिम होने के नाते राजगद्दी की जिम्मेदारी, सोने के पिंजरे का बोझ अब उस पर आ पड़ा था। अब उसकी बारी थी सब कुछ त्यागने की। तभी अचानक समुद्र उग्र हो उठा। जहाज ऐसे झटके से लड़खड़ाया कि सभी लड़खड़ा गए। जिनचान जहाज के किनारे से जा टकराया और युवराज चीखने लगा। लहरें राक्षसी हो गईं। पानी एक अजीब, अशुभ लाल रंग के साथ घूमने लगा। एक तूफान उठ खड़ा हुआ, जहाज़ों को खिलौनों की तरह उछालने लगा। कर्मी डेक से बहने से बचने के लिए खुद को रस्सियों से बांधने लगे। कुछ जहाज पलटने लगे। महाराज जिनचान, जहाज का मालिक आंधी के शोर से ऊपर चिल्लाया, हमें वापस मुड़ना होगा। इतने सालों में समुद्र में मैंने ऐसी लहरें कभी नहीं देखीं। आगे पानी की एक ठोस दीवार है। अगर हम आगे बढ़े तो सब मर जाएंगे। जिनचान ने उस कयामती रुकावट को देखा, फिर अपने भांजा के मासूम चेहरे को। हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, उसने ऐलान किया। पास ही बिजली गिरी, उसके दृढ़ अभिव्यक्ति वाले चेहरे को रोशन करते हुए। आगे बढ़ो, ये महाराज यूलिया की इच्छा है। उसने अपनी तलवार निकाली, विशाल लहर की ओर इशारा करते हुए। इसे तोड़ो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। उन्होंने पानी की दीवार पर धावा बोल दिया। उनके चारों ओर समुद्री जलस्तंभ फूट पड़े, क्योंकि उन्हें उस समुद्री भंवर में खींच लिया गया। एक चकाचौंध कर देने वाली नीली रोशनी फूट पड़ी। सब कुछ एक तेज सफेद रोशनी में डूब गया। अंत। जिनचान की आंखें खुलीं। वो विचलित सा उठ बैठा। उसका पहला ख्याल अपने भांजे के लिए था। वो हाँफता हुआ खड़ा हुआ। उसे हंसी सुनाई दी। युलजी हंस रहा था और हाथ हिला रहा था। उसका क्या, ये क्या हुआ? जहाज का मालिक हकलाया। मुख्य भूमि तो अभी दूर मनी चाहिए। बुरू भी हैरान होकर बोला, आंधी गायब हो गई। अचानक सब शांत हो गया। लेकिन अगर जमीन दिख रही है तो हमें लंगर डालना चाहिए। तुम वैसे क्यों खड़े हो जैसे सिर में तीर लगा हो? जहाज के मालिक ने पीली पड़ी शक्ल से एक और इशारा किया। बस, ये तो अजीब है। बुरू ने देखा। नज़ारा अच्छा है और जमीन विशाल है, पर वो चारों ओर घूमा। उसकी हैरानी चिंता में बदल गई। मैं जहां भी देखता हूं हर तरफ जमीन ही जमीन है। समुद्र इतना तंग कब हो गया? हम एक झील में हैं। जिनचान अवाक देखता रहा। ये कैसे संभव है? बुरू ने जहाज मालिक का कॉलर पकड़ लिया। तुम पागल हो गए हो? क्या हम दिनों तक एक झील के अंदर चक्कर काटते रहे? हुई, इसे शांत करो। जिनचान ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया। तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो जब हमारा मालिक मूर्ख है? बुरू चिल्लाया। हुई ने जिनचान की ओर देखा। हमें क्या करना चाहिए? जिनचान बोला, ये स्पष्टतः एक झील है और हम खुले समुद्र से निकले थे। कुछ भी हुआ हो, हम अपने प्रस्थान स्थल से बहुत दूर हैं, जिसका मतलब ये एक सुरक्षित जगह है। हुई ने सिर हिलाया और मालिक को पूरे बेड़े को किनारे लगाने का आदेश देने को कहा। मालिक ने ऐसा ही चिल्लाकर किया। जिनचान सोच में पड़ गया। आखिर हम कहाँ जा पहुंचे हैं? उन्होंने नावें किनारे लगाईं और डेरा डालना शुरू किया। जिनचान ने बुरू और उलू को सख्त आदेश दिया, सैनिकों को लेकर आसपास का पता लगाओ। इस इलाके का इस्तेमाल करो। किसी भी संभावित घात के लिए तैयार रहो और यहाँ चारों ओर रक्षा पंक्ति बनाओ। हुई बोला, समझ गया। जिनचान ने मालिक और रक्षकों से वर्तमान सैन्य शक्ति की रिपोर्ट मांगी। सभी अपने अपने काम में जुट गए। जिनचान खुद उन पर नजर रखने लगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ ठीक से हो रहा है। तभी उसे अपने भांजे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो तंबू के अंदर गया। क्या हुआ? सभी ने उनका अभिवादन किया। महाराज, मुझे ऐसे मत बुलाओ, जिनचान ने सख्ती से कहा। जैसी आज्ञा, उन्होंने उत्तर दिया। एक महिला बोली, मैं कुछ पल के लिए बाहर जाती हूँ। जिनचान ने पूछा, क्या गलत है? ऐसा लगता है उसने सोफी को देख लिया। उसने घबराते हुए कहा। ऐसा है? जिनचान का चेहरा बदल गया। वो बच्चे के पास गया। इसका डायपर बदलो। सबकी मनोदशा बदल गई। एक असहज चुप्पी छा गई। फिर भी वे डरते हुए काम में लग गए। जैसे ही उसने कपड़ा खोला, जिनचान चौंका। बाहर जाकर मालिक और रक्षकों को बुलाओ, वो चीखा। उन्होंने उन्हें पुकारना शुरू किया। वहीं दूर बुरू और उरू शिकार पर थे। उरू बोला, हमें तो बस एक जंगली सूअर चाहिए वापस ले जाने के लिए। बुरू बोला, देखो तो, एक चींटी तक नहीं दिख रही और तुम सूअर की बात कर रहे हो। अगर तुम अपने बड़े से बात कर रहे हो तो इतनी बेअदबी नहीं करनी चाहिए। बुरू ने दावा किया। जो चाहे सोचो, पर मैं निश्चित रूप से बड़ा हूँ। उरू जमकर बोला। तभी उन्हें आवाज सुनाई दी। उरू ने पूछा, क्या सबने ये सुना? सतर्क रहो, बुरू चिल्लाया और सभी ने अपने हथियार उठा लिए। सूंघने की आवाजें आ रही थीं।
उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, आंखों में चमक। आज रात सुअर का मांस। लेकिन जिस ओर वे बढ़े उन्हें एक पैर देखा। सभी चौंक गए। क्या तुम लोग ये देख रहे हो? उरू चीखा। यहाँ के सुअर 2 पैरों पर चल रहे हैं। उससे ज्यादा जरूरी, बुरू गुर्राया, ये सुअर बिल्कुल नीले रंग के हैं। हाँ हाँ, निश्चित रूप से नीले हैं। सब नील पड़ गए हैं, उरू चिल्लाया। इसका क्या मतलब है? बुरू चिल्लाया। लेकिन वे दोनों उत्तेजित हो उठे। 2 पैरों पर चलने से क्या फर्क पड़ता है? जब तक मांस स्वादिष्ट है, बस इतना ही मायने रखता है। 2 पैरों वाले नीले रंग के ऑर्क्स हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। बुरू और उरू की आंखों में भूख की चमक थी। वे अपने नए भोजन को घूर रहे थे। ऑर्क्स अब समझ गए कि वो भोजन बन गए हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुरू और उरू उन पर झपट पड़े और जो आवाज सुनाई दी वो थी चीखों की। आना बाना में तंबू में जिन चान ने एक दासी के गले पर छुरी रख दी थी। वो भयभीत निगाहों से उसे देख रही थी। रक्षक कप्तान कमरे में प्रवेश करता है और ये दृश्य देखकर चकरा जाता है। ये क्या हो रहा है? जिन चान की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। बच्चा बदल गया है और यहाँ कोई भी बता नहीं सकता क्यों। रक्षक कप्तान समझ गया वो किस बारे में बात कर रहा